इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की हो रही है, लेकिन ओवैसी सीधे तमिलनाडु पहुंच गए हैं। ओवैसी तमिलनाडु में तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एक फ्रंट से देखेंगे तो आपको तमिलनाडु की सही तस्वीर समझ में नहीं आएगी। इसलिए आज हमारे सीनियर एडिटर टी राघवन ने तमिलनाडु के तीनों फ्रंट्स पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आखिर तमिलनाडु का तिलिस्म क्या है। ये एमके स्टालिन का पावर प्रेजेंटेशन है। देश की राजनीति में तमिलनाडु का तिलिस्म ऐसा है कि आज तक यहां कोई भी नेशनल पार्टी टिक नहीं पाई। लोकप्रियता के बड़े बड़े कीर्तिमान बनाने वाले राष्ट्रीय नेता भी तमिलनाडु में आकर फ्लॉप साबित हो गए। तमिलनाडु की मिट्टी में ऐसी ताकत है, यहां से पैदा हुई पार्टी के सामने आज तक ना तो कांग्रेस टिक पाई और ना ही बीजेपी। पूरे देश में ताकत रखने वाली नेशनल पार्टियां भी यहां डीएमके या फिर एआईडीएमके के पीछे चलने को मजबूर हो जाती है। डीएमके के चीफ एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया तो 2 लाख से ज्यादा लोग उनकी सभा में पहुंच गए। अब ओवैसी भी तमिलनाडु में अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गए। क्या ओवैसी तमिलनाडु की राजनीति का ये तिलिस्म तोड़ पाएंगे? ओवैसी ने दिनकरन की पार्टी टीटीवी से करार कर लिया है। ओवैसी की पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वानियामबाड़ी, कृष्णगिरी और शंकरापुरम। लेकिन जिस वक्त ये अलायंस हुआ उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम राजनीति के बीच पर ही खेल रहे थे। चाहे योगी आदित्यनाथ हो या संघ परिवार हो, जब उनको सूट करता हो कहते हैं कि भारत सेकुलर इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी सेकुलर है। अब ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म की वजह से भारत को पूरे विश्व में जो रिकग्निशन मिलना था वो नहीं मिल रहा है। चौथी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री ने 2019 के चुनाव के बाद जब सेकुलरिज्म की आज इस तरह की योगी बात की, प्रधानमंत्री तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सर पर उठा लेके बोले कि यही मेरे लिए किताब है। तो ये ड्रामा क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उन्हीं के पार्टी के इस तरह की बात करते हैं। चौथी बात यह कि भारत सेकुलर इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान सेकुलर है। भारत सेकुलर इसलिए है क्योंकि जो लोग जिसको हम अपने फाउंडिंग फादर्स कहते हैं, चाहे वो नेहरू हो, पटेल हो, मुंशी हो, ये आज़ाद साहब हो, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, ये सब लोग ये फैसला किए कि भारत सेकुलर होगा। और अगर भारत की पूरे विश्व में अगर इज्जत नहीं है सेकुलरिज्म की वजह से, तो फिर योगी आदित्यनाथ को कंप्लेन करना चाहिए प्रधानमंत्री को। यानी ओवैसी को सिर्फ एक ही पिच पर खेलना आता है और वो है हिंदुत्व विरोधी पिच। तो क्या इस ग्राउंड पर वो तमिलनाडु में कोई बड़ा गेम कर पाएंगे? तमिलनाडु ओवैसी के लिए एक ऐसा राज्य है जहां करीब 6% मुसलमान हैं। फिर आखिर क्यों यहां पर ओवैसी दांव लगाने जा रहे हैं? आखिर तमिलनाडु में ओवैसी का ये तिलिस्म क्या है? दरअसल ओवैसी किसी भी तरह अपनी पार्टी को हैदराबाद की पार्टी नहीं बल्कि पूरे इंडिया की पार्टी का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। इसीलिए वो हर राज्य में किसी न किसी तरह से मुसलमानों का समर्थन वोट के रूप में हासिल करने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन आज तक तमिलनाडु में सांप्रदायिकता और हिंदुत्व की राजनीति भी नहीं चल सकी है। तमिलनाडु का ये तिलिस्म क्या है, ये पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे। तमिलनाडु की राजनीति का सबसे पहला तिलिस्म यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल से लेकर केरल तक अपनी विजय पताका लहराने का ख्वाब देखती है, तमिलनाडु में सिर्फ 20 विधानसभा सीटों पर संतोष करने को मजबूर हो जाती है। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी ने 20 सीटों पर एआईडीएमके के साथ गठबंधन स्वीकार किया है। बीजेपी का विजय रथ जो पूरे देश में दौड़ता है, तमिलनाडु की जमीन पर धंस जाता है। ठीक इसी तरह तमिलनाडु की राजनीति का दूसरा सबसे बड़ा तिलिस्म है मजबूर कांग्रेस पार्टी।
देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसकी जड़ें तमिलनाडु की राजनीति में भी कभी बहुत गहरी थी, आज डीएमके के साथ गठबंधन का समझौता करने को मजबूर हो जाती है और सिर्फ 25 सीटें हासिल करके डीएमके के पीछे खड़ी हो जाती है। वंशवादी राजनीति तमिलनाडु की राजनीति का तीसरा सबसे बड़ा तिलिस्म है। जब पूरे देश में वंशवादी राजनीति के खिलाफ माहौल बना हुआ है, फैमिली पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों की जड़ें उखड़ चुकी हैं, उस दौर में भी तमिलनाडु में वंशवादी राजनीति सफलतापूर्वक चल रही है। करुणानिधि के बेटे एम.के. स्टालिन की सभा में उमड़ी हुई ये भीड़ इस बात का प्रमाण है। तमिलनाडु की राजनीति का चौथा सबसे बड़ा तिलिस्म सिल्वर स्किन से शुरू होता है। चाहे एम.जी. रामचंद्रन हो, चाहे जयललिता हो या करुणानिधि हो, यहाँ जो पर्दे पर राज करता है, जो अपनी अदा से या फिर अपने कलम से दिलों पर राज करता है, वही बाद में सियासत पर राज करता है। आखिर सिल्वर स्क्रीन और तमिलनाडु की सियासत का ये सिल्वर स्क्रीन वाला तिलिस्म क्या है? तमिलनाडु की राजनीति का पांचवा सबसे बड़ा तिलिस्म हिंदी का पुरजोर विरोध है। जब पूरे देश में हिंदी को एक सर्वमान्य भाषा के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, उस दौर में भी तमिलनाडु आज भी हिंदी भाषा के विरोधियों के अगुआ के रूप में खड़ा है और यही वजह है कि आज भी यहाँ पर कोई राष्ट्रीय पार्टी टिक नहीं पा रही है। तमिलनाडु में बीजेपी की दाल आज तक नहीं गल पाई, क्योंकि बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व है। लेकिन तमिलनाडु में हिंदुत्व नहीं बल्कि द्रविड़ राजनीति चलती है। अब देखिए, हिंदुत्व और द्रविड़ कल्चर के बीच इस विरोधाभास की वजह क्या है। पहला और सबसे बड़ा विरोध है भाषा का विरोध। हिंदुत्ववादी राजनीति में संस्कृत भाषा की जगह बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुत्व की विचारधारा की नींव रखने वाले सावरकर हिंदू धर्म की अवधारणा पर संस्कृत में श्लोक लिखे हैं, जबकि दूसरी तरफ द्रविड़ राजनीति में द्रविड़ भाषा तमिल आज संस्कृत से ज्यादा हिंदी बोली जाती है। लेकिन हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ और तमिल भाषा द्रविड़ कल्चर की मूल भाषा है और यही हिंदी भाषा के विरोध की सबसे बड़ी वजह है। अब कांग्रेस आज तक तमिलनाडु में क्यों नहीं टिक पाई? इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह यहाँ की भाषा की राजनीति में ही छुपी हुई है। तमिलनाडु में आजादी के बाद से 1967 तक कांग्रेस की सरकार रही और इस दौरान कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके बाद यहाँ कभी आज तक कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में जब सबसे पहली बार हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर पूरे देश में लागू करने की कोशिश की गई, उस वक्त तमिलनाडु समेत पूरा दक्षिण भारत हिंदी के विरोध का प्रतीक बन गया। इसी हिंदी विरोधी आंदोलन से एक नेता का जन्म हुआ जिनका नाम था CN अन्नादुरई। 1965 में जब केंद्र की सरकार ने हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का फैसला किया, तब हिंदी विरोधी आंदोलन छेड़कर अन्ना ने पूरे राज्य में इसका बड़ा सियासी फायदा उठाया और 1967 में पहली बार देश के गैर कांग्रेसी सीएम बन गए। इस चुनाव में अन्ना की पार्टी डीएमके ने कामराज जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता को हरा दिया और भक्त वत्सलम की जगह अन्ना ने तमिलनाडु के सीएम का पदभार ग्रहण कर लिया। 1967 में CN अन्नादुरई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। पुराने दौर में कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर ब्राह्मण नेताओं का कब्जा था। अन्नादुरई ने ब्राह्मणवादी सत्ता का विरोध किया और इसी ब्राह्मणवादी सत्ता का विरोध करके उन्होंने तमिल राजनीति में फादर फिगर जैसा बड़ा कद हासिल किया। मैं फिलहाल चेन्नई के ट्रिप्लिकेन इलाके में खड़ा हूँ और जो मंदिर आप देख रहे हैं ये ट्रिप्लिकेन का प्रसिद्ध पार्थसारथी मंदिर है, जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। ट्रिप्लिकेन वो इलाका है जहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि द्राविडियन मूवमेंट की सबसे पहले शुरुआत इसी इलाके से हुई थी। यहीं पर नॉन ब्राह्मण एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसे बाद में पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम दिया। जस्टिस पार्टी से सवर्णों और हिंदी आंदोलन की बदौलत ये द्रविड़ कड़गम में बदला और वहाँ से डीएमके और AIDMK के रूप में इन द्रविड़ पार्टियों ने 50 साल तक तमिलनाडु पर राज किया है।
तमिलनाडु में वंशवादी सत्ता का तिलिस्म भी इसीलिए सफलतापूर्वक चल रहा है क्योंकि अन्नादुरई, करुणानिधि और एमजी रामचंद्रन जैसे नेताओं ने तमिलनाडु के लोगों के दिलों में बहुत गहराई तक अपनी जगह बना ली। अन्नादुरई के प्रमुख रूप से दो शिष्य थे, पहले एमजी रामचंद्रन और दूसरे करुणानिधि। दोनों नेता पहले अन्नादुरई के साथ ही पार्टी डीएमके में मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन मतभेद होने के बाद रामचंद्रन ने अपनी नई पार्टी बनाई। करप्शन को लेकर एमजीआर और करुणानिधि के बीच टकराव बढ़ने लगा। फिल्मों में एमजीआर के प्रभाव को कम करने के लिए करुणानिधि ने अपने बेटे एमके मुत्तू को बड़े लेवल पर लॉन्च किया, लेकिन मुत्तू फ्लॉप रहे। करुणानिधि की यह हरकत एमजीआर को पसंद नहीं आई। एमजीआर ने खुलकर करुणानिधि पर करप्शन का आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद करुणानिधि ने एमजीआर को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद 17 अक्टूबर 1972 को एमजीआर ने डीएमके से अलग होकर एडीएमके बनाई, यानी अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जो कालांतर में एआईएडीएमके बन गई। यानी देखा जाए तो कांग्रेस के बाद सिर्फ 4 नेताओं का राज तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में रहा। करीब 19 साल तक एम करुणानिधि ने तमिलनाडु पर राज किया। करीब 10 साल तक एमजी रामचंद्र ने तमिलनाडु पर राज किया। करीब 13 साल तक जयललिता ने तमिलनाडु पर राज किया। इस तरह 3 नेताओं ने मिलकर तमिलनाडु पर 42 सालों तक राज किया। बड़ी बात यह है कि तीनों ही नेता द्रविड़ राजनीति से निकले और तीनों ही राजनेताओं के बाद भी तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति की जड़ें कमजोर नहीं हुई हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी तमिलनाडु का ये तिलिस्म तोड़ पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।